नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम और कैटलिस्ट जो है वो आपस में किस तरह से एंजाइम कैटलिस्ट जो है वो विद द सबस्ट्रेट किस तरह से जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट। सिंपल सी दो चीज़ें हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट दे विल गेट टुगेदर, एक कंबाइन होंगे एंड देन दे विल फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, दैट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ने प्रोडक्ट बनाना है और प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम जो है वो रिकवर्ड है। दैट मीन्स कि जो आपके पास सबस्ट्रेट है इसका काम है कि ये प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो गया और जो एंजाइम है वो आपको वापस रिकवर हो गया। सो दिस इज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद येलो बॉक्स गिवन है आपको अबाउट द एक आपके पास जो है वो ए रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है, उसके बाद ये इंटरमीडिएट बी सी एंड डी द इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट्स। अब जब एक आपके पास सबस्ट्रेट है, इनिशियल स्टार्टिंग सबस्ट्रेट, वो आपको चाहिए फाइनल प्रोडक्ट ई। लेट्स सपोज दैट यू वांट द फाइनल प्रोडक्ट ई। तो ए से ई में जाने के लिए हर स्टेप पर डिफरेंट एंजाइम है, एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3 और एंजाइम 4। जब ए जो है वो एक सबस्ट्रेट बी सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होगा तो एंजाइम 1 ने जो है दैट वाज इन्वॉल्वड इन द कन्वर्जन। एंजाइम बी सबस्ट्रेट बी से सबस्ट्रेट सी में एंजाइम 2 वाज इन्वॉल्वड, then enzyme 3 was involved in the production of D substrate जो कि intermediate substrate है। उसके बाद जो है फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास E आ जाता है। जब E आता है तो E एक जब हमारे पास एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आ जाता है तो E ये सिग्नलिंग करता है टूवर्ड्स द एंजाइम 1 via the feedback inhibition कि feedback ये पहुंचता है that the required concentration has been achieved, so now the conversion जो है वो एक substrate की दूसरे substrate में जो conversion है that should be stopped। Similarly जो है अगर कन्वर्जन जो है वो अगर कन्वर्जन स्टॉप अगर नहीं हो रही, दैट मीन्स कि अगर रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन अचीव नहीं हो रही प्रोडक्ट की, तो एक प्रिकर्सर एक्टिवेशन जो है वो उसका भी मैकेनिज्म यहाँ पे मौजूद होता है कि प्रिकर्सर मीन्स स्टार्टिंग जो एजेंट होता है किसी भी रिएक्शन का, उसकी एक्टिवेशन हो जाती है टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट ई। तो वी बी डिस्कसिंग द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट के एक जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको किस तरह से एंजाइम कैटलाइज करता है। अब हमने ये बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब एक तरह का एंजाइम जो है वो एक ही केमिकल रिएक्शन को यानी कि एक ही तरह की केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है। अब अगर हम सबसे पहले एंजाइम को देखें तो एंजाइम के ऊपर एक एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट इज अ चार्ज बेयरिंग साइट, चार्ज बेयरिंग होती है और मतलब ये किसी उसके ऊपर चार्ज होता है एंड दैट चार्ज और एंजाइम की जो शेप है ग्लोबुलर शेप है, लेकिन ग्लोबुलर शेप में भी जो है डिफरेंट शेप्स हैं। वो जो शेप है और वो जो चार्ज है दैट इज एक्चुअली अमाइनो एसिड्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द शेप एंड चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम। तो अब जिस तरह की एंजाइम की शेप होगी और जिस तरह का उसके ऊपर चार्ज होगा तो बच्चे बिल्कुल वैसे ही तरह का जो सबस्ट्रेट है दैट इज सपोज या दैट विल बी एबल टू बाइंड ऑन दैट एक्टिव साइट। फिर एक्टिव साइट जो है ना इसकी दो जो है वो हमारे पास कहते हैं दो एक्चुअली पार्ट्स होते हैं, एक होती है बाइंडिंग साइट और एक है कैटालिटिक साइट। जो बाइंडिंग साइट है इसका काम होता है रिकॉग्निशन ऑफ द सबस्ट्रेट। रिकॉग्निशन मतलब पहचानना कि कौन सा सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम पर आके फिट होगा। दूसरी बात कैटालिटिक साइट, कैटालिटिक साइट मतलब कैटलाइज करना, रिएक्शन को इनिशिएट करना, रिएक्शन को स्टार्ट करना, रिएक्शन को प्रोसीड करना। तो दैट इज एक्चुअली द टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एंजाइम। अब ये हमारे पास जो है ना मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले ये चीज़ देखनी होती है कि जो हमारे पास एंजाइम है और जो सबस्ट्रेट है वो किस चीज़ को या कोई ना कोई थ्योरी जो है वो हर प्रोसेस के लिए गिवन होती है। तो इस केस में जो थ्योरी है या वो जो आपके पास एक मॉडल दैट वाज गिवन, तो साइंटिस्ट का नाम है एमिल फिशर उसमें, और उसने जो है वो एक लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया था। ये वही लॉक एंड की मॉडल जो है वो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। एंजाइम है आपके पास और ये जो है अब चूंकि जिस तरह की एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप है वैसा ही सबस्ट्रेट आके जो है वो इसके ऊपर अटैच होगा। तो दिस इज द एक्टिव साइट, दिस इज द सबस्ट्रेट। उसके बाद एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि एंजाइम सबस्ट्रेट का आपस में कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उस कॉम्प्लेक्स के बाद जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, ये दोनों प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स हैं और ये एंजाइम है दैट आर रिकवर्ड, दैट इज रिकवर्ड। अब हमारे पास जो लॉक एंड की मॉडल है ना, लॉक एंड की मॉडल में एमिल फिशर ने ये चीज़ कही
कि जो एंजाइम है वो रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड मतलब उसकी जो शेप है वो फिक्स्ड है, उसके अंदर कोई इलास्टिसिटी नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो जिस भी तरह की इसकी शेप होगी बिल्कुल वैसा सबस्ट्रेट जो है वो उसके ऊपर आके फिट होगा और जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और that means that only a specific enzyme can transform only one substrate in the products। तो जब हमने इस पे और स्टडीज़ की, साइंटिस्ट ने इस पे और स्टडीज़ की, तो दे केम टू नो दैट एंजाइम इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। एंजाइम जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो बिल्कुल वैसा ही सबस्ट्रेट आके उसके ऊपर अटैच हो। तो इसको जो है वो हमारे पास एक और साइंटिस्ट हैं, कॉशलैंड उनका नाम है, 1959 ही प्रपोज इट्स मॉडिफाइड फॉर्म नोन एज इंड्यूस फिट मॉडल। तो ये लॉक एंड की मॉडल है। इसके बाद सेकेंड जो था दैट वाज इंड्यूस फिट मॉडल, जो कि दिया था कॉशलैंड ने इन 1959। तो इन्होंने कहा कि जो एंजाइम है इट इज़ नॉट रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इट इज़ एक्चुअली अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर कि जब उसके ऊपर सबस्ट्रेट आके अटैच होते हैं ऑन द एंजाइम, तो जो एंजाइम की अपनी शेप है दैट इज़ समवॉट ऑल्टर कंप्लीट तो नहीं होती, लेकिन वो सबस्ट्रेट के लिहाज से अपनी शेप जो है उसकी एडजस्ट हो जाती है। So he argued that when a substrate combines with an enzyme, it induces changes in the enzyme structure. Enzyme के structure में changes आ जाते हैं, and the change in structure enables the enzyme to perform its catalytic activity more efficiently. तो वो जो changes आ जाते हैं in the enzyme structure, they are responsible for the improved catalytic activity, या आप कह सकते हो the true catalytic activity of the enzyme. So the topic is completed.